अब हम ये देखते हैं कि क्या जेल एक समुदाय है ना। जेल समझते हो ना, जिसको हम बंदी गृह भी कह सकते हैं, कारागृह भी कह सकते हैं। तो क्या उसको समुदाय कहा जा सकता है? अब उसके बारे में हम देखते हैं। जेल व्यक्तियों का एक समूह है और साथ ही इसका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र भी होता है। जेल में निवास करने वाले लोगों में कुछ मात्रा में सामुदायिक भावना भी पाई जाती है। इन आधारों पर मैकाइवर एवं पेज ने जेल को समुदाय माना है। आपने जेल को इस कारण भी समुदाय माना है कि इसका अपना एक कार्य क्षेत्र है, यद्यपि अन्य समुदाय की तुलना में यह सीमित है। आपने बताया कि कार्य क्षेत्र का सीमित होना समुदाय विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु हम मैकाइवर एवं पेज के जेल को एक समुदाय मानने के मत से पूर्णतः असहमत है। जेल में जब समुदाय की अनेक विशेषताएं नहीं पाई जाती है तो इसे समुदाय कैसे माना जा सकता है? इसे समुदाय नहीं मानने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, जेल के कैदियों में हम की भावना, जेल के प्रति लगाव या अपनत्व या त्याग की भावना का अभाव पाया जाता है। जेल में सभी सामान्य जीवन में भागीदार नहीं होते। सबका जीवन समान एक सा नहीं होता। अपराध की प्रकृति और अपराधी की परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसे जेल में एक विशेष श्रेणी में कैदी के रूप में रखा जाता है और प्रत्येक श्रेणी के कैदियों को अन्य श्रेणी के कैदियों से भिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती है। ऐसी दशा में जेल के सामान्य जीवन का क्षेत्र होने का प्रश्न ही नहीं उठता। नंबर 3 है, व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जेल में अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ उसका कोई पारिवारिक जीवन नहीं हो सकता। वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ नहीं रह सकता। जीवन के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति यहाँ संभव नहीं है। जेल का स्वतः विकास नहीं होता। ऐसे तो जानबूझकर एक विशिष्ट उद्देश्य अपराधियों को सजा देने या उसे सुधारने हेतु निर्मित किया या बनवाया जाता है। नंबर 5 है, जेल में समुदाय के समान स्थायित्व का भी अभाव पाया जाता है। सरकार इसे समाप्त भी कर सकती है, स्थान परिवर्तन भी कर सकती है। यहाँ हम यही कह सकते हैं कि जेल एक समुदाय नहीं होकर समुदाय का एक अंग है, एक समिति है जिसे विशेष उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मैकाइवर ने तो जेल को एक समुदाय माना है, लेकिन जब हम समुदाय की विशेषताओं, समुदाय के आधारों की कसौटी पर कस के देखते हैं तो जेल भी एक समुदाय नहीं है। कॉलेज में या विश्वविद्यालय में आने के बाद विद्यार्थी बच्चे नहीं रहते कि उनको हाथ पकड़ करके लिखवाना सिखाया जाए। आप सब पहले से ही पढ़े पढ़ाए हो, इसलिए आपको अपना स्वतंत्र चिंतन मनन भी करना चाहिए। और जब हमने देख लिया है कि समुदाय एक ऐसा मानव समूह होता है जो किसी निश्चित भूभाग में रहता हो, जिसका स्वतः विकास हो और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती हो और जिसके सदस्य किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उसमें नहीं रहते हैं बल्कि सामान्य जीवन जीने के लिए, सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रहते हैं, उसी मानव समूह को हम समुदाय कह सकते हैं। लेकिन जब हम जेल की बात करते हैं उसमें निश्चित भूभाग है, व्यक्तियों का एक समूह है और साथ साथ रहने की वजह से उनमें कुछ हम की भावना भी उत्पन्न हो सकती है। लेकिन विद्यार्थियों, जेल का विकास स्वतः नहीं होता है बल्कि जानबूझ करके कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जेल का विकास या निर्माण किया जाता है। इसलिए हम जेल को एक समुदाय नहीं कह करके जेल को एक सीमावर्ती समुदाय ही कह सकते हैं। मैकाइवर जेल को समुदाय मानते हैं, लेकिन जब हम समुदाय की के आधार और विशेषताओं की कसौटी पर कस करके जेल को देखते हैं या कारागार को देखते हैं या बंदी गृह को देखते हैं तो वो समुदाय नहीं करके एक सीमावर्ती समुदाय है। एक तीसरा उदाहरण और देखते हैं हम, क्या पड़ोस समुदाय है? क्योंकि पड़ोस में भी मानव समूह रहते हैं, हम की भावना पाई जाती है। देखिए, आदिम समाजों में पड़ोस में समुदाय की विशेषता पाई जाती थी। कुछ गांवों में पड़ोस आज भी समुदाय के रूप में महत्वपूर्ण है, परंतु अब ऐसे समुदायों की संख्या नहीं के बराबर है।
पहले, पड़ोस एक निश्चित क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने वाले परिवारों का एक समूह या जिसमें सामुदायिक भावना थी। परंतु आज के आधुनिक जटिल नगरीय समाजों में पड़ोस को निम्न कारणों से समुदाय नहीं माना जा सकता है। नंबर 1 कारण है, पड़ोस सामान्यताओं का क्षेत्र नहीं है। यहाँ सभी व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती। इसके अलावा जीवन स्तर संबंधी भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ सभी लोगों का जीवन स्तर समान नहीं होता। नंबर 2 है, नगरीय क्षेत्रों में लोग अपने पड़ोसी को जानते तक नहीं हैं। एक ही मकान में रहने वाले लोग एक दूसरे से अपरिचित होते हैं। ऐसी दशा में उनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना कैसे पनप सकती है, जो कि समुदाय के लिए आवश्यक है। नंबर 3 है, आजकल तो पड़ोस का स्वतः विकास भी नहीं होता। अब तो जानबूझकर नई कॉलोनियों जैसे कर्मचारी कॉलोनी, मजदूर बस्ती आदि बनाई जाती है, जिनमें व्यक्ति अपनी इच्छानुसार अपने पड़ोस को चुनता है। नंबर 4 है, यहाँ नियमों की कोई सामान्य व्यवस्था नहीं पाई जाती है जो व्यक्तियों के व्यवहारों को नियंत्रित करे और उन्हें एकता के सूत्र में बांधे। इन सब कारणों की वजह से विशेषतः नगरीय समुदायों और कुछ अपवादों को छोड़कर ग्रामीण समुदायों में भी पड़ोस को समुदाय नहीं माना जा सकता है। किसी राजनीतिक दल, आर्थिक संगठन, आर्थिक संघ, विद्यार्थी समूह, कर्मचारी संघ, क्लब, परिवार आदि को समुदाय नहीं माना जा सकता, क्योंकि इनमें समुदाय के आवश्यक आधारों एवं विशेषताओं का अभाव पाया जाता है। उपर्युक्त उदाहरणों के अतिरिक्त किसी भी अन्य समूह के संबंध में विद्यार्थीगण समुदाय के आधार और विशेषताओं को ध्यान में रखकर यह निश्चित कर सकते हैं कि वह समुदाय है या नहीं। तो विद्यार्थियों, पड़ोस का अपना कोई निश्चित भूभाग या सीमा रेखा नहीं होती है कि ये पड़ोस यहाँ तक है और यहाँ से फिर दूसरा पड़ोस शुरू हो जाता है। इस वजह से भी हम पड़ोस को समुदाय नहीं करके एक सीमावर्ती समुदाय कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी मानव समूह के बारे में ये कह सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि वो समुदाय है या नहीं है, समुदाय के आधार और विशेषताओं की कसौटी पर कस करके। हम किसी भी गांव को समुदाय कह सकते हैं, किसी भी नगर को समुदाय कह सकते हैं, किसी भी जिले को समुदाय कह सकते हैं, किसी भी प्रांत को समुदाय कह सकते हैं, किसी भी देश को समुदाय कह सकते हैं, क्योंकि इनमें जो समुदाय की विशेषता और समुदाय के आधार है वो सारे के सारे मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम समुदाय को स्पष्ट कर सकते हैं और सीमावर्ती समुदायों को उनसे अलग कर सकते हैं। अब हमने समाज का भी अध्ययन किया है, समुदाय का भी अध्ययन किया है। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको भी स्पष्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अंतर करने से इनमें, क्योंकि सामान्य लोग तो समुदाय को और समाज को एक ही मानते हैं, दूसरे सब्जेक्ट के लोग भी एक ही मानते हैं, लेकिन समाजशास्त्र की शब्दावली में ये दोनों अलग अलग अवधारणा है, दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो हम अब समाज और समुदाय में क्या अंतर है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। नंबर 1 अंतर, समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है, जबकि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि यह तो सामाजिक संबंधों का जाल है। नंबर 2, व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त है, जबकि सामाजिक संबंधों के जाल होने के कारण समाज अमूर्त है। हम सामाजिक संबंधों को देख नहीं सकते हैं और समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए समाज अमूर्त है, जबकि व्यक्तियों का समूह होने के कारण हम देख सकते हैं, इसलिए समुदाय मूर्त है। नंबर 3 अंतर है, समुदाय के लिए एक निश्चित क्षेत्र या भूभाग का होना आवश्यक है, जबकि समाज के लिए निश्चित क्षेत्र का होना आवश्यक नहीं है। समाज विशेष के सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बिखरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे सामाजिक संबंधों का दायरा अनिश्चित होता है। एक देश से दूसरे देश में भी हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव में भी हो सकता है, एक जाति से दूसरे जाति में भी हो सकता है, एक जिले से दूसरे जिले में भी हो सकता है। इसलिए समाज का अपना कोई निश्चित भूभाग नहीं है, जबकि समुदाय का अपना एक निश्चित भूभाग होता है। नंबर 4 अंतर है, समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। समाज के लिए सामुदायिक भावना आवश्यक नहीं है। समाज में सहयोगी असहयोगी दोनों ही प्रकार के सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाया जाता है, लेकिन समुदाय में आवश्यक रूप से केवल सहयोग पाया जाता है। नंबर 5 है,
समुदाय का अपना एक विशिष्ट नाम होता है, समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। जैसे हम कह देते हैं ना कि ये अग्रवाल समाज है, ये क्या है कि जाट समाज है, ये भील समाज है, ये गलत है। वो समाज नहीं है, वो क्या है कि संस्थाएं हैं, ठीक है ना। और समाज तो सामाजिक संबंधों का जाल होता है जिसका कोई नाम नहीं होता है, लेकिन समुदाय कोई गांव, कोई नगर, कोई कस्बा, कोई प्रांत, कोई देश होता है जिसका अपना एक विशिष्ट नाम होता है। नंबर 6 है, समुदाय समाज का एक भाग है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं हो सकते हैं। समाज व्यापक है, एक समाज में कई समुदाय हो सकते हैं, यानी कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, इसलिए उसका दायरा बहुत विस्तृत होता है समाज का, उसमें कई समुदाय हो सकते हैं, जबकि एक समुदाय में कई समाज नहीं हो सकता है। नंबर 7वां और अंतिम अंतर है इन दोनों में, समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय या स्थानीय है। इसमें अनेक समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। समाज की प्रकृति समग्रता या संपूर्णता की होती है, जिसे विभिन्न भागों में बांटकर नहीं समझा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम समाज और समुदाय में दोनों का अंतर करके इन दोनों अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।